नमस्कार। ईरान जो है वो कितने चमत्कार इस युद्ध में दिखा रहा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये सोच के हैरान होंगे कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, ईरान ने रोक दिया है। ये सुनने में आपको अचरज भरा लग सकता है, लेकिन जो डाटा है, जो स्टेट्स हैं और जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो बताते हैं कि ईरान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से दूर ले जाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है और अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ इसकी उल्टी बातें भी हैं। इस वीडियो में हम उन सारे फैक्टर्स की चर्चा करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, फिर भी दुनिया कैसे तड़पेगी, और ये भी बात करेंगे कि ईरान में डेवलपमेंट क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अमेरिका आज की तारीख में बेहद नीचे आ चुका है ताकतवर देशों की अंदर अगर तुलना की जाए तो। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आज डेवलपमेंट क्या हुए। 11वें दिन ही भी जो है वो अमेरिका ने दावा किया कि इसने कुछ बम गिराए हैं। कहाँ गिराए हैं पता नहीं लग पा रहा है। वो कुछ नाम लेता है लेकिन वहाँ पर कुछ पता अभी तक कुछ खबरें से अपडेट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोई सबूत देता नहीं। ईरान क्यों बताएगा कि मेरे कहाँ टूटा है। बहरहाल, इस बीच में मीनाब पे आपको याद होगा एक स्कूल के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने युद्ध विराम के बीच में। उस स्कूल से बच्चों के जो कुछ भी बचा है बच्चों का, वो निकाल के उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और कई हृदय विदारक तस्वीरें आई हैं। एक माँ की तस्वीर है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर, बच्चा है ही नहीं, बच्चे के शरीर का एक हिस्सा है, उसको गोद में लेकर रोती बिलखती जा रही है। कुछ तस्वीरें हैं कि कैसे ताबूत में बच्चे का एक छोटा सा कोई हिस्सा, कोई अंग रखा हुआ है और उसको दफन किया जा रहा है। वहाँ स्कूल के अंदर अभी भी खंडरों में लोग अपने बच्चों के अवशेष ढूंढ रहे हैं। एक बेहद दर्दनाक स्थिति ईरान की दिखाई दे रही है। और अभी इस बीच में कुछ और भी डेवलपमेंट हुए हैं, और वो डेवलपमेंट ये हुए हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेकारची, उन्होंने कहा कि ये हमारी सफलता ईरान की कि आज तक 40 दिन की लड़ाई पहले हो गई, सब कुछ हो गया, पूरा मोसाद का जासूसी तंत्र सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका आज तक नहीं जानता कि ईरान की मिसाइलें बनती कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि लगातार वो मिसाइल बनाते रहे हैं। 40 साल का युद्ध हो, 40 दिन का या बाद का हो, हमारा मिसाइल बनाने का कार्यक्रम एक दिन भी नहीं रुका है। इस बात का भी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध से बचा लेने में बड़ा योगदान है। आगे समझेंगे। अभी आपको कनेक्शन का ये क्या बात हुई। और इसके साथ साथ ईरान की मिसाइल क्षमता लगातार बढ़ रही है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, ब्रिगेडियर जनरल शिकारची ने कहा है, वो आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए हैं जिनकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की होगी। 50 साल में जो पावर, जो सैन्य ताकत पश्चिम एशिया में इकट्ठी की थी अमेरिका ने, वो सारी की सारी छिन्न भिन्न हो गई है। तमाम सारे उनके हथियार नष्ट हो गए हैं। ये सारे अड्डे जो हैं, सैनिक अड्डे, सब बेकार हो गए हैं। युद्ध में इस पूरी की पूरी 50 साल में जमा की गई सैन्य ताकत का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में उनके बताए हुए तरीके के हिसाब से चल रहा है। अमेरिका इस पे हमला करता है तो युद्ध अपराध होगा। और ये भी कहा कि हमारे परमाणु हथियार पे ठिकानों पे जो खुद IAEA की निगरानी में अमेरिका हमले कर रहा है, IAEA का चीफ चुपचाप बैठा हुआ है,
ये वो आदमी है जो अपने आप को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनाने की तैयारी में रखा हुआ है। इस तरह की बातें बहुत सारी उन्होंने कही हैं और ये कहा है कि पूरा देश एकजुट है वगैरह 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 वगैरह। और IRGC ने इस बीच में दावा किया है कि जॉर्डन के अल फैसल प्रिंस हसन एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमानों की तैयारी संबंधी सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा 8 MQ-9 रीपर जो ड्रोन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनको भी 27 घंटे तक जो लगातार उड़ सकता है। 8 नए नष्ट कर दिए गए हैं और 2 खराब हो गए हैं, 2 क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। और 2 भारी अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुए, सामान ले जाने वाले। कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें इस बीच में आई हैं। और उधर अमेरिका में एक सिलसिला चल रहा है, सीनेट में सुनवाई चल रही है, पीटर हेगसेथ जवाब दे रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन्स अपने हाथ में ईरान के मीनाव स्कूल के बच्चों की तस्वीरें लेके गए सीनेट के अंदर और उनकी वो जो पूरी सुनवाई थी उसके बीच में प्रदर्शन किया। उससे कुछ देर सुनवाई रुकी रही। इस बीच में पीटर हेगसेथ ने $1.5 ट्रिलियन की रक्षा बजट की मांग की है। $1.5 ट्रिलियन चाहिए अमेरिका को रक्षा बजट। यहाँ से ये जो आंकड़ा है, इससे मैं तृतीय विश्व युद्ध वाली बात पे जाऊँगा। और कुल मिला के उसने ये कहा है कि $37 अरब जो है वो खर्चा हो चुका है युद्ध के ऊपर। और ये $8 अरब तो अभी बढ़ गया, समझ रहे हैं? ये जो नुकसान तोड़फोड़ हुई है, भविष्य में लागत और बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ अमेरिका डर गया है और जो जॉर्डन में और बाकी जगहों पर मिडिल ईस्ट में उसके हवाई जहाज रखे हुए थे, कौन से लड़ाकू विमान, उनको उठा के दूर ले जाया जा रहा है। कहाँ तो ये अमेरिका के एयरफोर्स को, ईरान की एयरफोर्स को नष्ट करने का दावा कर रहे थे। इसके साथ साथ एरबिल एयरपोर्ट की तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ जो मेंटेनेंस फैसिलिटी जहाज़ों को ठीक करने की, उसको नुकसान पहुँचाया गया है। यानी कुल मिला के आपके पास में एक तस्वीर है और वो तस्वीर आपको बताती है कि किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है। अब हम आते हैं उस कोर अपने आज के वीडियो के मूल एनालिसिस पे। एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका ने, और ये सेना ने भी दावा किया ईरान की, कि अमेरिका ने जिन हथियारों को संभाल कर रखा हुआ था, मोस्ट एडवांस टाइप के हथियार, जिसको वो तीसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे पास हथियार होने चाहिए आधुनिक। और वो आधुनिक हथियार जो तीसरे विश्व युद्ध के लिए संभाल कर रखे थे अमेरिका ने, उन हथियारों को ईरान से लड़ाई में गंवा दिया है। एक खतरनाक आइडिया। और जब ये गंवाए जाते हैं तो सिर्फ अमेरिका ने हथियार नहीं गंवाए हैं, उस वक़्त उसी तरह से दूसरी जगहों पर भी हानि हो रही है, उस पर हम जाएंगे। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा योगदान है इस लड़ाई को लड़ते रहने, अमेरिका को निरंतर नुकसान पहुंचाने, उसके सैनिक अड्डों को तोड़ने, उसके दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड समझे जाने वाले राडार को उड़ा देने। यानी इतने हथियार उसके नष्ट कर दिए हैं कि अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रही है। समझ लीजिए कि वो पिस्तौल होती है ना जो फिल्मों में, और जो एक हीरो होता है, लड़ रहा होता है गुंडा, और आखिरी उसमें गोली बची होती है, अमेरिका की वो हालत है। निहत्था कर दिया ईरान ने। तो जिस देश ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए रखे हुए हथियार गंवा दिए हों, और वो देश पूरी दुनिया में युद्ध फैलाने के लिए बदनाम रहा हो, और दुनिया जानती है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उसकी आग लगाने में अमेरिका की होगी, अमेरिका को कोई फ़ायदा दिख रहा होगा, तो वो इसको इतना भड़काएगा कि युद्ध हो जाएगा। तो आज उस अमेरिका के पास ही जान नहीं बची है। तो आप कहेंगे इतनी सी बात कहने के लिए इतनी भूमिका? ना, तृतीय विश्व युद्ध अमेरिका ही कमज़ोर नहीं हुआ है, दूसरे लोग भी कमज़ोर हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ साथ रूस कमज़ोर हुआ है, नेटो कमज़ोर हुआ है, और इजराइल भी कमज़ोर हुआ है। मजबूत हुए तो 3 देश, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो धड़ाधड़ हथियार छाप रहा है। तो आने वाले समय में बड़ी ताकत वो देश नहीं होगा जिसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो एक साथ हज़ारों लोगों को मारने की क्षमता है,
परमाणु हथियार है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग कामयाब होंगे जिनके पास सस्ते, छोटे और अचूक मार करने वाले हैं। पहले वाली व्यवस्था में आप 100 बम गिराते थे, 10 निशाने पे लगने के चांसेस होते थे। आज की व्यवस्था में 10 चलाते हैं, 9 निशाने पे लगते हैं। क्योंकि जब आपका ड्रोन उड़ के जा रहा है या आपकी मिसाइल उड़ के जा रही है, तो ड्रोन अब तो ज़्यादातर ऐसे हो गए हैं जिनको आप यहाँ से देख रहे होते हैं, और वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे बम गिराएगा। तो अब जो युद्ध लड़ा जाएगा वो उस प्रिसिशन टेक्नोलॉजी से, महान विध्वंसक टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जिसके पास ज़्यादा तेज फैक्ट्रियाँ होंगी उससे लड़ा जाएगा। अब ये फैक्टर मैं यहाँ क्यों जिक्र कर रहा हूँ, तृतीय विश्व युद्ध को लेकर जब बात होती है तो इसको आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो अभी जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ खोया जा रहा है पूरी दुनिया में, यानी इनके हथियार खो गए तीसरे विश्व युद्ध के चक्कर में। जैसे रूस का ऑरिक्स, IISS, RUSI, CSIS, ये 4 संस्थाओं की रिपोर्ट है। उनके अनुसार रूस को यूक्रेन के युद्ध में करीब 4,500 टैंक उसके नष्ट हो गए हैं। उसको पुराने फैशन के, पुराने ज़माने के T-72 और T-80 और T-90 टैंक निकालने पड़े हैं। इसके साथ साथ T-62 और T-55 का भी इस्तेमाल वो कर रहा है। T-62, T-55 पुराने हैं। तो आप अगर सोचें तो 4,500 टैंक तो रूस के नष्ट हो गए हैं जो युद्ध के लिए चाहिए। इसके अलावा 9,000 से 10,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ, यानी ऐसी गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ कारें होती हैं या उनके जो वाहन होते हैं जिसमें सेना जाती है, वो नष्ट हो गए हैं या वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हजारों हार्विट्जर तोप, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक तोपें खो दी हैं रूस ने। दर्जनों लड़ाकू विमान, कई हेलीकॉप्टर, यानी ये पूरे का पूरा जो सिपरी वगैरह जो पूरे मैंने बताया 4 संस्थाओं का डाटा है, और उन संस्थाओं का नाम है ऑरिक्स, IISS, RUSI और CSIS। तो अगर इसको पूरा जोड़ें तो रूस का हाल बहुत ख़राब है। और उसने मिसाइल भी देखो, स्कंदर मिसाइल, किंजहाल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, तमाम सारी प्रयोग किए हैं। यानी ये सारा का सारा इस युद्ध में रूस का बर्बाद हो गया है। तो क्या रूस अकेला फेंके जा रहा था? ना, यूक्रेन की तरफ से भी आ रहे थे। तो यूक्रेन की तरफ से जो हथियार आ रहे थे, ये उसी अमेरिका ने जो आज कंगाल है हथियारों से, वो दूसरे की आग लगाने के चक्कर में, वहाँ हथियार बेचने के चक्कर में भी अपना हथियारों का खजाना खाली कर चुका था। उसने बहुत सारी जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, हिमरस रॉकेट, पैट्रियट इंटरसेप्टर, एटासिमिक और 155 mm के गोले वाली तोप वहाँ पर भेजी। जेवलिन का स्टॉक नीचे चला गया, स्टिंगर का नीचे चला गया, पैट्रियट का नीचे चला गया। यानी अगर आप देखें तो क्या क्या खोया। यूरोप ने भी बड़ी संख्या में नुकसान उठाया। ये तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं आंकड़ों पे आता हूँ, क्योंकि आंकड़ों के बगैर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। रूस का आपने नुकसान देख लिया। अब अगर यूरोप के नुकसान पे आप जाएं तो यूरोप ने अपना जो सैन्य खर्च था उसको 14% बढ़ा दिया है। 1953 के बाद सबसे ज़्यादा तेज बढ़ोतरी है ये अपने हथियारों पर खर्च में। और 22 नाटो देशों ने GDP का 2% या उससे ज़्यादा इस पर खर्च कर दिया है। 1990 के बाद पहली बार GDP के 2% से ज़्यादा खर्चा नाटो देशों ने किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में युद्धों का किस तरह से हथियार ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी हथियार ख़त्म मतलब ताकत ख़त्म। ताकत ख़त्म तो ये विश्व युद्ध लड़ने जाएंगे क्या? ये सब लोग कहेंगे भैया अभी रुक जाओ, हमारे पास हथियार नहीं, बाद में लड़ने चलेंगे, है ना। ये एक अच्छी तस्वीर दिखती है, और तस्वीर अच्छी इसलिए दिखती है कि दुनिया के सारे देशों के हथियार अब कम हो गए। पर इसी तस्वीर की एक और पहलू है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और ये डरावना पहलू इस तस्वीर का दूसरा पहलू है। दुनिया भर में जब ये हथियार ख़त्म हो रहे हैं, तो जब एक बार पिस्तौल का मैंने उदाहरण दिया, एक गोली बची है, तो अब आपको अगली लड़ाई पे जाना है तो आप 6 की 6 गोली भरेंगे। और जब 6 की 6 गोली भरते हैं तो एक मॉडल सामने आता है दुनिया का, लड़ाई का मॉडल।
वो है कि अब दुनिया अपनी हथियारों की फैक्ट्रियों पे ध्यान देगी, जैसा ईरान ने दिया है। अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां सारी दुनिया बनाने लगेगी, असेंबली लाइन पे काम होगा। असेंबली लाइन पे काम आप जानते हैं ना, जैसे एक सरद लाइन से 50 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी डब्बा लगा रहा है, दूसरा ढक्कन लगा रहा है, तीसरा पहिए लगा रहा है, इस तरह का जो होता है। इसके अलावा लगातार उत्पादन करते रहो, कम लागत का सामान बनाओ, सस्ती मिसाइलें, मोबाइल लॉन्चर, ये सब। तो क्या ईरान का मॉडल आने का मतलब ये हो गया कि दुनिया की जो हथियार लॉबी है, जो भयंकर बड़े बड़े महंगे महंगे हथियार बनाती है, वो हथियार लॉबी अब चुप बैठ जाएगी, उसकी दुकानदारी बंद नहीं होगी? निश्चित तौर पे जो लोग पूरी दुनिया को लड़ाते रहते हैं, उनसे आप उम्मीद करोगे कि अब वो शांत बैठ जाएंगे, तो जरा ठहरिए। कहानी यहाँ नहीं है। जो इसका डरावना पक्ष है और ख़तरनाक है। वो कहता है कि सिपरी के आंकड़े, सिपरी जानते ना, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ करके नाम है उसका, 2025 में दुनिया का रक्षा बजट $2.887 ट्रिलियन है। मैं बताऊंगा ये ट्रिलियन डॉलर कितना है। ये इतिहास का सबसे बड़ा है। 10 सालों में 41% डिफेंस पे खर्चा बढ़ गया है। ये लगातार 11 साल में जो बढ़ोतरी है वो ही है, यानी युद्ध खत्म नहीं हो रहे हैं, हथियार खरीदना बढ़ता जा रहा है। और इसका एक और पहलू समझिए कि चीन ने जो सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पे खर्च किया है वो है $336 अरब। लगातार 31वें साल चीन ने हथियार पे खर्चा बढ़ाया अपना, और वो किसी युद्ध में सीधे उतरा हुआ नहीं है, इसलिए उसके हथियार भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं। उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पे गोला बारूद बना रहा है, मिसाइल कार्यक्रम तेजी से बढ़ा रहा है वो, और उसके पास में उद्योग है, सब कुछ है। लेकिन ठीक है, अमेरिका चीन के स्तर का नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा विजेता बन सकता है। अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो आपको ये समझ में आएगा कि अब इतना ज़्यादा गोला बारूद अगर चीन के पास में, उत्तर कोरिया के पास में, ईरान के पास में है, तो बाकी देशों के पास एक बहाना है हथियारों पे खर्च करने का। यहीं से वो खतरनाक कहानी शुरू होती है जो तृतीय विश्व युद्ध ना होने के बावजूद दुनिया को तरसा देगी। अब गौर से सुनिएगा, कहानी आंकड़ों वाली, इसलिए और भी गौर से सुनने की ज़रूरत है, सरल मैं कर दूंगा। जो ट्रेंड है, जो रुझान है, मैंने बताया कि हथियारों का खर्चा बढ़ा है, वो ये कहता है कि हर देश ने अलग अलग तरीके से हथियारों पे खर्चा बढ़ा रहा है। जैसे नाटो ने जीडीपी का 2% खर्चा कर दिया है, और जो अभी हेग शिखर सम्मेलन हुआ था नेटो का, उसमें रक्षा पे 3.5% जीडीपी खर्च करने का फैसला किया है। जीडीपी मतलब किसी भी देश में रहने वाली हर फैक्ट्री, हर इंसान, हर सेवा देने वाला आदमी मिलके जितना उत्पादन करते हैं वो जीडीपी कहलाता है। जितना दुनिया, उसके देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसका, मुनाफे का नहीं, जितना उत्पादन हो रहा है उसका 3.5% सिर्फ हथियार पे खर्च होगा, और 1.5% और ज़्यादा खर्च होगा, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फौज से जुड़ा हुआ। जैसे आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स, ये हवाई अड्डे वगैरह बनाना, इस सब पे तो कुल मिला के राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी देश करीब करीब, नेटो का ही अगर आंकड़ा ले ले तो 5% खर्च करेगा। यानी पूरे देश के लोग मिल के जो 100 रुपए का उत्पादन करेंगे, उसमें से 5 रुपए हथियार पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हथियार ख़त्म हुए हैं, इन हथियारों को दोबारा से भरा जाएगा, नई टेक्नोलॉजी से भरा जाएगा, नए तरीके के हथियारों से भरा जाएगा, ताकि युद्ध को और ज़्यादा सशक्त बनाया जा सके। और यहाँ पे जिस हथियार लॉबी की हम बात कर रहे थे वो कुछ खो देगी, वो हथियार लॉबी कुछ पाने जा रही है। $900 अरब से ज़्यादा का रक्षा खर्च अमेरिका कर रहा है, और अब वो कह रहा है कि मैं मिसाइल की फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, गोला बारूद वाली आर्टिलरी की फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, जहाज, एआई, ड्रोन, इस सब में नया निवेश करूंगा।
अब उसका बजट बढ़ने वाला है। हेक्सेट में पैसे मांग लिए हैं आज जाके सीनेट से। 90 के बाद जर्मनी ने पहली बार जीडीपी का 200% खर्च किया है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 100 अरब यूरो का स्पेशल डिफेंस फंड बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है उसने कह दिया कि मैं भैया तुम्हारे को नेटो वालों तुम पे खर्चा नहीं करूंगा, अपना खर्चा खुद संभालो। अब जापान से लेकर सारे देश जो अमेरिका पर निर्भर थे वो कह रहे हैं भैया अब अपने हथियार खुद बना लो। यानी हथियारों की एक नए सिरे से दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। पोलैंड ने जीडीपी का 2.2% खर्च किया था, वो 4.7% जाने वाला है। रूस का 6 से 7% जीडीपी का हथियारों पे खर्च होने वाला है। चीन का 1.7% रहने वाला है। भारत 2% जीडीपी का खर्च कर रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो 5% का एवरेज निकल रहा है, ये 5% का एवरेज देखने में जीडीपी का 5% है, लेकिन ये रकम बहुत खतरनाक है और ये रकम क्या क्या गुल खिलाएगी अब इसको समझते हैं। अगर डॉलर के नोट एक के ऊपर एक रख दिए जाएं, पिछली बार मैंने उदाहरण बिछाने वाला दिया था, याद कीजिए, तो जो एफिल टावर है ना, 3,30,000 एफिल टावर जितनी ऊंचाई के डॉलर जो होंगे उतने पैसे रक्षा पे एक साल में खत्म करेगी दुनिया, हथियारों पे। और अगर इसको रुपए में बदल दो और रुपया 100 का मान लो, 95 का तो हो ही चुका है, तो ये 3,30,000 की जगह 3,30,00,000 हो जाएगा। इसके साथ साथ जो विश्व सैनिक खर्च है दुनिया का वो हो रहा है 2,887 ट्रिलियन डॉलर, 2.877 ट्रिलियन डॉलर। यानी ये ऊंचाई देखी जाए तो 334 किलोमीटर होगी, यानी लगभग 9,53,000 एफिल टावर के बराबर। यानी 10 लाख एफिल टावर, 10 लाख एक के ऊपर एक रख दोगे, 10 लाख एफिल टावर एक के ऊपर एक रख दोगे, इतना पैसा हथियारों में फूका जाने वाला है। अब आपको इसमें टेंशन की क्या बात है, अभी टेंशन समझाते हैं, पहले उदाहरण समझ लीजिए, कुछ और हिसाब लगाए हैं। माउंट एवरेस्ट जो है लगभग 12,300 माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाइयां 1 ट्रिलियन डॉलर में हो जाती हैं, और 6.6 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है 81,000 माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ अगर आप खड़े कर दोगे, 81,000, इतना पैसा, रुपए नहीं डॉलर। और अगर रुपया रखा तो 8,10,000 हो जाएगा, अगर 100 रुपये का रुपया मान ला तो। अब हिसाब लगाने में आसानी है इसलिए 100 रुपये का लगा रहा हूँ। इस तरह से अगर चांद में देखें तो चांद तक जाके आ जाओगे, सिर्फ 18% बचेगा, इतना पैसा फूंक दोगे। ये पैसा जो हथियार पे फूंका जाने वाला है, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा निश्चित तौर पे अलग अलग मद में सरकारें टैक्स लगाएंगी, यानी हम सबकी जेब से ये पैसा निकलेगा, पहली चीज। उससे भी बुरी बात ये कि ये पैसा सरकार वेलफेयर स्कीम से काटेगी। आज भी आप सुनते होंगे, हमारी पूंजीवादी व्यवस्था में भी सुनते होंगे, सब्सिडी कट करो, सब्सिडी कट करो, सरकार के खर्चे कम करो। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली राहत है उसको तो सरकार बढ़ाती रहती है, क्योंकि वो कहती है ये इंसेंटिव है, बढ़ावा दे रहे हैं हम उनको। लेकिन इसका अगर पूरा का पूरा सीन आप देखो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी दुनिया में यूनेस्को जितना खर्च करता है शिक्षा पे, वो खर्चा पूरा हो जाए भाई साहब, उससे कहीं ज़्यादा पैसे निकल आएँ, कई गुना। मैंने हिसाब लगाया था उसका भी, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, निकालना पड़ेगा, मैंने अंदर कहीं रखा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, एक आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है। अब एक और हिसाब, यानी 6.6 ट्रिलियन डॉलर, 100 डॉलर के नोट में कह रहा हूँ, उसका वजन 66,000 टन होगा। 100 डॉलर के टन नोट जो है, यानी 33 लाख लोग
अगर जितना वजन उठाने की क्षमता अधिकतम 20 किलो, उतने $100 के नोट अगर उठा लेंगे, $100 के नोट अपनी पूरी क्षमता से लोग उठा लेंगे, तब भी $33 लाख, 33 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी उतना वजन उठाने के लिए। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से ये पूरी संख्या बहुत डरावनी है। तो कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई कि ईरान ने अमेरिका का खजाना खाली कर दिया। रूस का खजाना और यूरोप का खजाना और अमेरिका का खजाना इससे पहले से ही खाली हो रहा था, क्योंकि वो यूक्रेन में लगे हुए थे। अपनी मिसाइल सब बनाने की क्षमता भी ईरान ने बढ़ा दी, तब भी खाली हो गया वो। जब इतनी बुरी हालत में ये लड़ने वाले हो जाएंगे, जब दंगल में जो पहलवान उतरने हैं उनके हाथ पांव में दर्द हो रहा होगा, तो दंगल थोड़ी होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। उसी तरह से विश्व युद्ध भी नहीं होगा। लेकिन ये खुशखबरी होने के बावजूद विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन दुनिया बर्बाद और तबाह हो रही होगी, क्योंकि दुनिया की सरकारें सारी जनता की भलाई के काम छोड़ के खूब मोटा मोटा टैक्स लगाएंगी, जनता को लूटेंगी, जनता के लिए कोई भलाई का काम नहीं करेंगी, सब हथियार खरीदेंगे। क्योंकि हथियार का सीधा कनेक्शन शासक की शासन करने की सीमा को सुरक्षित रखने से जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान अगर छोटा हो जाएगा तो उसका कुछ चला जाएगा, उनका बलूचिस्तान अगर बन गया तो क्या चला जाएगा कुछ? वो भी जिएंगे अपने देश में, ये भी जिएंगे, एक राजा वहाँ पे भी बन जाएगा ना। लेकिन जो वहाँ का राजा है वो कहेगा मेरा 1 इंच इधर कम नहीं होना चाहिए भाई साहब। और दुनिया ऐसी फेर में लगी हुई। तो शासकों की अपनी प्रायोरिटी समझो। मेरा हुक्म यहाँ से लेकर दक्कन तक चलता है, और ये सब उसी में जनता को बर्बाद किए हैं, टैक्स से जेब काट रहे हैं, गरीबों को भूखा मार रहे हैं। और आने वाले समय में ये और ज़्यादा मारने वाले हैं, 2.5 गुना ज़्यादा मारने वाले हैं। क्योंकि जिसकी $2 ट्रिलियन 2% जीडीपी खर्च होती थी, वो 5% जीडीपी खर्च करने वाला है। 2035 तक हालात तृतीय विश्व युद्ध हुए बगैर भी बुरे होने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।